जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 10th हाउस, यानी जन्म कुंडली का 10वां भाव। देखिए 10th हाउस केंद्र का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। केंद्र फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, ये केंद्र के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है। इसके बाद में सेवंथ है, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है। ठीक उसी प्रकार त्रिकोण की हम बात करें तो 159 के अंदर 9th हाउस को सबसे ज़्यादा बेनिफिक बताया गया है। काम त्रिकोण के अंदर यानी थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस के अंदर सबसे ज्यादा मेलेफिक बताया किसको बताया? 11th हाउस को। तो 10th हाउस जो है वो केंद्र का सबसे पावरफुल है और अर्थ त्रिकोण का भी ये भाव है। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस ये अर्थ त्रिकोण में होते हैं। तो जो 10th हाउस है वो अर्थ त्रिकोण का माना गया है। अब देखिए 10th हाउस को हम किसके संदर्भ में स्टडी करते हैं? प्रोफेशन के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोफेशन है वो 10th हाउस का बहुत एक माइनर सा डोमेन है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप प्रोफेशन के लिए 10th हाउस को पढ़ो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपके कर्म हैं, अच्छे बुरे सत्कर्म, जो भी कर्म आप करते हो वो सारे 10th हाउस से आते हैं। आपको जो मान प्रतिष्ठा मिलती है, एक व्यक्ति का जो स्टेटस होता है वो कहां से होता है? वो 10th हाउस से होता है। ये आपके सुख सुख स्थान का सप्तम भाव है और आपका जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसका सुख स्थान है। यानी सेवंथ से फोर्थ है और फोर्थ से सेवंथ है। तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपका 10th हाउस। यानी आपके कर्म, आपके द्वारा किए गए कर्म डिसाइड करेंगे कि आपका जो घर का वातावरण है वो कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपको यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा कैसे रहेगी, समाज में आप कितनी इज्जत कमा पाओगे, ये कौन बताएगा? ये बताएगा 10th हाउस। 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्म है। आज मैं आपको इस क्लास के अंदर एक अलग टेक्निक बताऊंगा कि आप प्रोफेशन को और दूसरी टेक्निक से कैसे स्टडी कर सकते हो। हालांकि ये चीज कॉमन है कि 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ होता है वो कहीं हद तक ये बता देता है कि ये व्यक्ति कौन से प्रोफेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन आज मैं आपको दूसरी टेक्निक भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ में आप कौन सी दूसरी टेक्निक यूज करके ये कंफर्म कर सकते हो कि ये व्यक्ति कौन से प्रोफेशन से, कौन से कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी हाउस को स्टडी करते हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, विच प्लेनेट प्लेस्ड इन दैट हाउस। तो जो ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव सबसे ज्यादा वहां रहेगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन बाय वन सभी ग्रहों को स्टडी करेंगे कि 10th हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट आपके कौन से प्रोफेशन को, कौन से कर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। जो ग्रह बैठा रहेगा उसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा रहेगा। ये क्लियर आप लोगों के, और पहले भी ये चीज बता चुका हूं। आज जो अलग रहने वाला है वो अलग ये रहेगा कि मैं आपको एक अनदर टेक्निक जो बताने जाऊंगा उसको आप समझिए। बहुत आसान सी टेक्निक है और वो आपके एक एडिशनल स्किल हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को चेक करने का एक एडिशनल स्किल हो जाएगी। अभी तो आप 10th हाउस से चेक करते हो, तो पहले हम 10th हाउस को स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दिस इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि वो टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह को, कि जब सूर्य यहाँ पर आता है तो वो क्या प्रभाव दिखाता है। देखिए दो ग्रह हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे माने गए हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बली होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। और 10th हाउस क्या है? अथॉरिटी है। एक राजा को क्या चाहिए? अथॉरिटी चाहिए, अधिकार चाहिए। ये भाव है अधिकार का। आपको जो अधिकार मिलता है, आपको जो पावर मिलती है, उसका भाव है ये। इसलिए यहाँ पर सूर्य क्या? सूर्य फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो 10th हाउस आपकी फेम को दर्शाता है और सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिसका भी नेम फेम बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो,
चाहे वो एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ सिविल पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छी पोस्ट पर होता है, उनका 10th हाउस और सूर्य का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक पॉलिटिशियन है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको 10th हाउस और सूर्य का कनेक्शन देखने को मिलेगा। इवन एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर काम करते हैं, तो उनका कनेक्शन भी आपको सूर्य और 10th हाउस से देखने को मिलेगा। क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का ही पैसा ले रहे हैं। समझ रहे हो आप बात? तो क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य की, कि सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं। दूसरा ग्रह कौन सा है जिसको यहाँ पर एग्जोल्टेड होता है? काल पुरुष की कुंडली पर यहाँ पे कौन सी राशि आती है? मकर। और मकर में कौन सा ग्रह उच्च के होते हैं? मंगल। ठीक है, यहाँ पर गुरु नीच के होते हैं। लेकिन अब देखिए, गुरु यहाँ पर 10th हाउस में नीच के हो रहे हैं और मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरु तो विजडम के कारक हैं और गुरु है वो तो टीचर है, फिर उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर डेबिलिटेड क्यों माना गया है और मंगल जैसे ग्रह को यहाँ पर एक्सोल्टेड क्यों मिला? तो देखिए, सिंपल सा इसका हम लॉजिक समझने का प्रयास करें तो ये है कि 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपके ओवरऑल कर्म है। ठीक है, तो जब एक प्रोफेशन के अंदर आप जाते हो तो वहां पर आपको क्या चाहिए? वहां पर आपको मंगल की एनर्जी, मंगल का अग्रेशन, मंगल का एक्शन, ये चाहिए। जस्ट सपोज कि आपको किसी भी काम को लीड करने के लिए दे दिया जाए, तो वहां पर आप ये नहीं कर सकते कि वहां पर आप जुपिटर की तरह एक संत की जैसे सबसे रिक्वेस्ट करके और वहां पर उपदेश देकर काम करो। तो क्या होगा कि आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आप लीड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो आपके अंदर मंगल के कारक तत्व है, यानी अग्रेशन है, एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड हो, आपके अंदर डांटने की क्षमता है जो कि मंगल के अंदर होती है, गुस्सा करने की एनर्जी है, तो क्या होगा कि आप अच्छे से उस चीज को लीड कर लोगे। तो यहाँ पर क्या है कि जिसके भी 10th हाउस में जुपिटर आ जाए, उसको क्या रेमेडी दी जाती है कि आप मंगल को इन्वॉल्व कीजिए यहाँ पर अपने प्रोफेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मंगल की आवश्यकता है। आप केवल जुपिटर से काम नहीं कर सकते। जुपिटर से कौन सा काम कर सकते हो? किसी को ज्ञान देने का, किसी को एडवाइजरी देने का, काउंसलिंग का काम, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो सूर्य जब 10th हाउस के अंदर आते हैं तो क्या देते हैं? ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हो या फिर कुछ ऐसा काम करे जैसा मैंने आपको बताया कि जिसको अपन हिंदी भाषा में ठेकेदार भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जैसे रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो खुद काम करते हैं और पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से आता है। तो उनके चार्ट के अंदर भी आप ये देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस के व्यक्ति के अंदर ही चार्ट के अंदर कंजंक्शन देखो, उस व्यक्ति के अंदर भी देख सकते हो जहां पर वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो प्रशासन का काम करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सूर्य प्रबल होना चाहिए। क्यों? मैनेजमेंट वही कर पाएगा, एक प्रशासन को वही संभाल पाएगा जिसका सूर्य अच्छा होगा। तो सूर्य क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सूर्य आपको फेम दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर बिना सूर्य की प्लेसमेंट के एक व्यक्ति 10th हाउस के अंदर फेम नहीं ले पाएगा और एक अच्छा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लेक करेगा वो चीज। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी के भी कारक है और कॉन्फिडेंस भी देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि दिग्बली है और जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो सूर्य आपको यहाँ पर दे रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेनेट की, चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मूड है। तो जिस व्यक्ति के 10th हाउस में मून आ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मूडी हो सकता है। अब मूडी अगर व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर हो जाए तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कि नहीं जी अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं गलत है। जबकि आप प्रैक्टिकल सोचो तो एक व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर या पर्टिकुलर किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, वहां पर जिसका 10th हाउस में मून है और वो उसका मूड स्विंग हो रहा है, तो उस प्रोफेशन के लिए, उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि कोई भी कार्य हो आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता, आपको उस कार्य के हिसाब से चलना होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छा कर पाओगे, क्योंकि मूड स्विंग मून ही देता है आपको। और इसके अलावा क्या देख सकते हो, फूड, वाटर, मिल्क, चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति फूड से रिलेटेड कार्य कर सकता है। हो सकता है वो नेवी के अंदर हो सकता है उसका जो भी कार्य हो उसके अंदर वो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ अपना व्यापार करता हो। तो ये क्या है, ये चंद्रमा का ट्रेट है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, चंद्रमा क्या है, मन है आपका। तो जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकेट्रिस्ट, तो वो चंद्रमा 10th हाउस से देखने को मिलते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस का जो मून वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। एक साइकेट्रिस्ट क्या करता है, आपकी मन की जो दशा है, मन का जो एक मन की जो स्थिति है उसको तो रीड करता है वो साइकेट्रिस्ट। एक एस्ट्रोलॉजर के पास में अगर ये स्किल हो, जिसका 10th हाउस में मून है, तो वो क्या करेगा, वो ये देख लेगा कि हाँ ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति का जो एक माइंडसेट है क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ बता पाएगा। तो 10th हाउस का जो मून है वो एक अच्छा साइकेट्रिस्ट भी बना सकता है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है। फूड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। हो सकता है उस कार्य के अंदर उस व्यक्ति की ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मून जो है मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी, जैसे अभी तुला राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है मून, तो अक्सर जिसके थर्ड हाउस के अंदर किसी का सिंह लगन का चार्ट है, थर्ड हाउस में आ गया, तो व्यक्ति ट्रेवल जरूर करके आया होगा 2 दिनों के अंदर। आप चंद्रमा से अपना डेली का सीन देख सकते हो। जो भी आपका लग्न है, जिस भाव में भी जो चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं, उस भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटी और उस भाव से जुड़े हुए थॉट्स आपके माइंड के अंदर उस दिन, उन 2 दिनों के अंदर विशेष रूप से चलेंगे। ये आप देख लीजिएगा। और जो हम राशि पढ़ते हैं, तो राशि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो किसी भी व्यक्ति का चार्ट देखो और चंद्रमा का ट्रांजिट चेक करो, कि जैसे अभी तुला राशि के अंदर है, कल हो सकता है शायद ये वृश्चिक के अंदर आ जाए, स्कॉर्पियो के अंदर आ जाए। तो किसी का मेष लग्न का चार्ट है, तो उसका स्कॉर्पियो साइन कहाँ गया, 8th हाउस के अंदर। तो 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा मून, तो जाहिर सी बात है आपका मन कहाँ चला गया, 8th हाउस के अंदर। तो या तो वो रिसर्च के अंदर या कुछ एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अगर इनसे जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा, उसका मन परेशान होगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 दिनों से 2 दिन आपकी थोड़ा सा मूड ऑफ रहेगा, किसी भी बात को लेकर 2 दिन थोड़ा मूड ऑफ रहेगा। और एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा 2 दिन से थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप पाओगे कि 8th हाउस से कनेक्शन हो रहा है। जैसे 9th के अंदर जाएगा, तो आप क्या देखोगे कि वो धर्म कर्म की बातें करेगा। वो बोलेगा यार मुझे केदारनाथ जाने का मन हो रहा है, मैं केदारनाथ जा आऊँ क्या, यार मेरा मन कर रहा है घर के अंदर सुंदरकांड करवा लें, रामायण के पाठ करवा लें, मैं उन गुरु जी से मिल के आता हूँ। तो ये जो विचार आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये 9th हाउस से आ रहे हैं। और जैसे वो 10th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा 2 दिन बाद में, तो क्या करोगे, 2.25 दिन का ट्रांजिट होता है कि यार मुझे अपना स्टेटस अच्छा करना है, मुझे लाइफ के अंदर ग्रोथ अच्छी लेनी है, मैं अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, है ना। कुछ भी हो, आदमी का स्टेटस अच्छा होना जरूरी है। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, 10th हाउस से आ रहे हैं। 11th हाउस के अंदर आएगा तो क्या बोलोगे कि इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, या सोसाइटी के अंदर ये काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, सबको बोलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सोसाइटी के अंदर ये इवेंट करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, 11th हाउस एक्टिव हो गया। 12th हाउस के अंदर मून आ गया, तो आप क्या देखोगे कि थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, चैरिटी तो अच्छी बात है, सब बोलते हैं चैरिटी करनी चाहिए। एक काम करते हैं, ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना। और उन 2 दिनों के अंदर हो सकता है कि आप अलग ही दुनिया के अंदर जियो, इमेजिनेशन बहुत अच्छी आपकी होने लग जाए, बहुत अच्छी, मतलब जो आपकी एक इमेजिन पावर है वो अच्छी हो जाए, है ना। इन्वेस्टमेंट का आपके अंदर विचार आने लग जाएगी, हो सकता है यार मैं यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, इस जगह में इन्वेस्ट कर दूं, मेरे लिए अच्छा रहेगा। या हो सकता है कि एकदम से आपको
कोई चीज़ का एक्सपेंसेस देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है आपके जिस भी भाव के अंदर, उस भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटी 100% आपके उन 2 दिनों के अंदर देखने को मिलती है। तो जब भी आपके पास में कोई क्लाइंट आए, ठीक है, तो आप देख लीजिए ट्रांजिट कहाँ हो रहा है। और ये भी एक प्रिडिक्शन करने का तरीका है कि उसको बोलने से पहले आप बोल सकते हो कि जैसे किसी का सेकंड हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, आपके पास में कोई क्लाइंट आया और आपने देखा कि वो टोरस असेंडेंट का चार्ट है, वृषभ लग्न का चार्ट है और चंद्रमा मिथुन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। आपने देखा कि आज सुबह ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है उसका मिथुन के अंदर, यानी उसका सेकंड हाउस के अंदर। तो आपके दिमाग में क्या चीज क्लिक हो गई कि ये जो क्लाइंट आया है ये डेफिनेटली अपने फाइनेंस की बात करेगा, डेफिनेटली अपनी इनकम को लेकर बात करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो आप ये बोल सकते हो कि क्या आज आप अपने इनकम को लेकर या फाइनेंस को लेकर कुछ विचार कर रहे हो या इसके बारे में पूछना चाहते हो? तो 90 नहीं 100% वो बोलेगा कि हाँ जी, क्योंकि उसके विचार ही वो चल रहे हैं। आपसे कोई व्यक्ति कोई बात पूछ रहा है तो वो 10 दिन पहले की थोड़ी पूछेगा, 10 दिन पहले की पूछेगा, लेकिन 8% उसके मन में क्या चल रहा है वो चीज बताएगा चंद्रमा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति का डेली का रूटीन कैसे देखते हैं, आप अपना खुद की भी देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो। तो चंद्रमा से आप देख सकते हो, क्योंकि चंद्रमा आपके विचार है, आपका मन है, ठीक है। तो इस प्रकार आप 12 भावों के अंदर चंद्रमा के ट्रांजिट को स्टडी कर सकते हो। आई है मून इन 10th हाउस, बहुत बढ़िया। 8th लॉर्ड मून है। हाँ, तो देखिए 8th लॉर्ड मून है ना, तो 8th लॉर्ड का मून का होना क्या है कि ये व्यक्ति जैसे ही एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपना प्रोफेशन स्टार्ट करेगा, इसको एक अलग स्टेटस मिलेगा समाज के अंदर, एक अलग एक वर्चस्व इसको देखने को मिलेगा। और आप खुद रियलाइज कर लो कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो आपकी अपने रिलेशन के अंदर, अपने समाज के अंदर आपकी छवि जो रहेगी अलग तरीके की होने लग जाएगी। यानी आपको एक अलग नजरिए से देखने लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं ना रेस्पेक्ट वाले तरीके से, जो हमारा स्टेटस होता है। तो ये आपको 8th लॉर्ड मून है वो दिलाएगा। और आपके अंदर, यानी जिसका भी 10th हाउस के अंदर मून है, उस व्यक्ति के एक गॉड गिफ्ट ही है। मून का सिग्निफिकेंस है कि वो आपको सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ सकता है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन मूड स्विंग होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मून को जो है बैलेंस रखना होगा। पंचांग से पता चलेगा मून कहाँ ट्रांजिट हो रहा है। देखिए पंचांग आपको देखना आता है तो देख लीजिए, अगर पंचांग नहीं देखना आता तो आजकल हर एक मोबाइल के अंदर जो आप ऐप यूज करते हो उसके अंदर ट्रांजिट डेली पंचांग सॉफ्टवेयर आता है। हिंदू पंचांग है, कई तरह के आते हैं, वहां पर आप चेक कर सकते हो। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं पंचांग के, तो वहां पर चौगड़िया ट्रांजिट चंद्रमा का, सूर्य का ट्रांजिट, ये सब दिखाते हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे ग्रह की तरफ कि जब मंगल 10th हाउस के अंदर आ जाए तो क्या होता है। अब देखिए मंगल क्या है, मंगल रिप्रेजेंट योर एनर्जी, योर डिस्प्यूट, योर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल 10th हाउस में है, तो एक तो ये क्या है, दिग्बली है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर ये एग्जोल्टेड होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर अपनी एनर्जी लगाएगा। ऐसे व्यक्ति के जो डिस्प्यूट, जो लिटिगेशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो भी कहां से होंगे, वो भी उसके प्रोफेशन के अंदर ही होंगे। ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल। सीरी ने सुन लिया। तो अब देखिए मंगल क्या है, इलेक्ट्रिकल है। अब एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मंगल है और इलेक्ट्रॉनिक्स राहु है। जब आप किसी का प्रोफेशन बताओ तो थोड़ा सा ये चीज डिफ्रेंशिएट कर लेना कि राहु टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है
इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मंगल है। भूमि से जुड़ा हुआ काम, डिफेंस से जुड़ा हुआ काम, आर्मी, पुलिस, जो बेल्ट की नौकरी होती है वो मंगल से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मरकरी पर, यानी बुध ग्रह। बुध क्या है? बुध आपकी इंटेलिजेंस है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मरकरी 10th हाउस के अंदर है, वो अपनी इंटेलिजेंस का, हाँ जी, तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग। आजकल आप देख रहे होंगे कि एमएलएम, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती है, नेटवर्किंग जो बेस्ड काम होता है, वो सारा मरकरी का डोमेन होता है। जो व्यक्ति मार्केटिंग के अंदर है, जो व्यक्ति कमीशन का काम करता है, वो बुध ग्रह का काम कर रहा है। जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है, जो राइटर है, वो क्या कर रहे हैं? वो मरकरी का काम कर रहे हैं। बैंकिंग, ठीक है, तो ये क्या है? ये बुध से जुड़ा हुआ काम है। इसके बाद में हम बात करते हैं जुपिटर की। देवगुरु बृहस्पति का 10th हाउस में आना एक व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए कहाँ तक अच्छा है और कहाँ तक अच्छा नहीं है। यदि वो व्यक्ति टीचर है, काउंसलिंग का काम करता है, ज्योतिष का काम करता है, तो ठीक है। इनके अलावा जो काम हार्ड वर्क है, जिसके अंदर लीडरशिप करनी होती है, मैनेजमेंट करना होता है, एक टीम को लेकर जाना होता है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना हेक्टिक वाला काम है, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड वाला काम, तो वो कहीं ना कहीं जुपिटर के लिए परेशानी का काम होता है। तो इस व्यक्ति के लिए तो एडवाइजरी काउंसलिंग यही बेस्ट है ना, क्योंकि हार्ड वर्क यहाँ पर नहीं होगा। जिसका भी 10th हाउस में जुपिटर है, ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इमोशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं वीनस में, शुक्र। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो ये इंडिकेशन आती है कि इस व्यक्ति का रिलेशनशिप उसके प्रोफेशन के अंदर हो सकता है। सेकेंड हम बात करें तो इसके प्रोफेशन के अंदर फीमेल का कंट्रोल हो सकता है। जैसे सूर्य 10th हाउस में आता है, तो ऐसे व्यक्ति के फादर का कंट्रोल वहां पर हो सकता है, या फादर का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा आएगा तो उसकी मदर का प्रभाव, मदर की मदर का कंट्रोल या मदर की एडवाइजरी, किसी भी तरीके से मदर से जुड़ा हुआ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार जब वीनस आता है, तो ऐसे व्यक्ति का रिलेशनशिप उसके प्रोफेशन को प्रभावित करता है, या प्रोफेशन के अंदर उसका रिलेशनशिप हो सकता है। जितने भी कॉस्मेटिक, सैलून, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये क्या है? वीनस है। इनसे जुड़ा हुआ प्रोफेशन उस व्यक्ति का हो सकता है। और इसके अलावा लग्जरी, कंफर्ट की जो चीजें हैं, जो वीनस जिसे भी रूल करता है, वो सारा डोमेन उस व्यक्ति का हो सकता है। अब हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न क्या है? स्लो मूविंग प्लेनेट है। 10th हाउस क्या है? स्टेटस है। तो जिसके 10th हाउस में शनि आ जाए, ऐसे व्यक्ति का जो एक स्टेटस ग्रोथ होती है, जो वो उसमें थोड़ा सा डिले होगा। धीरे धीरे, पेशेंस के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में उस व्यक्ति को चलना होगा। जल्दीबाजी से काम नहीं होगा। सेटन वाला 10th हाउस में जिसका सेटन है, वो व्यक्ति क्या बोलेगा? धीरे करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, क्वालिटी बेस्ड काम करेंगे। मंगल ये बोलता है कि काम होना चाहिए, फटाफट काम करो, क्वालिटी से मतलब नहीं है, फटाफट काम फिनिश होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड। काम आया तुरंत प्रभाव से लग गए। शनि के पास में आया तो वो देखेगा, परखेगा और विचार करके काम करेगा। ऑयल, गैस, कोयल, आयरन, इनसे जुड़ा हुआ काम जो रहेगा
वो शनि का रहेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन है, वुड, लकड़ी का काम, ये सारा काम क्या है, शनि का है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो कौन सा प्लेनेट आता है, राहु। राहु 10th हाउस में व्यक्ति को डिफरेंट, देखिए राहु और केतु के साथ में क्या है सीन कि राहु जिसका 10th हाउस में आता है या केतु जिसका 10th हाउस में आता है, स्पेशली राहु के लिए ज्यादा हम बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो काम करेगा जो आसपास में लोग कोई नहीं करता हो, उसके परिवार में, उसके समाज के अंदर जहां वो रहता है, वो कुछ काम ऐसा करेगा। जैसे एक बीटेक किया है किसी ने, इंजीनियर है, और वो एस्ट्रोलॉजी करने लग जाए, है ना। तो ये 10th हाउस का राहु है, और जबरदस्त ग्रोथ देता है इस व्यक्ति को राहु 10th हाउस का। अनऑर्थोडॉक्सी प्लेनेट है तो आपका प्रोफेशन भी अनऑर्थोडॉक्सी होगा। आप पाओगे कि आप में से जो भी इंजीनियर है या जो भी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो भी आपका प्रोफेशन, जो भी एजुकेशन आपकी रही है, और आप एजुकेशन, आप काम कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी का, तो आप पाओगे कि कितने आपके आसपास में लोग हैं नहीं मिले। आपको उल्टा ये बोलेंगे कि यार ये कौन से प्रोफेशन में आ गया यार, बीटेक किया था, अच्छे खासा इंजीनियर था, ज्योतिषी बन रहा है। तो 10th हाउस का राहु ये करवाता है, फॉरेन से जोड़ सकता है आपको, है ना, क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्सी है। बहुत अच्छा रिच बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि राहु क्या करता है, आउट ऑफ द बॉक्स देता है। केतु यहां पर आ गया तो क्या करेगा, केतु आपको रूट से जुड़ा हुआ काम करवाएगा। ठीक है। केतु आपको आयुर्वेद में ले जा सकता है, ज्योतिष में ले जा सकता है, आपको योगा टीचर बना सकता है, मेडिकल में आपको ले जा सकता है, कुछ ऐसा काम करवा सकता है जो आपका पुश्तैनी काम हो, आपकी रूट से जुड़ा हुआ काम हो। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास में कभी भी कोई चार्ट आए, जैसे सेकंड हाउस के अंदर राहु, मून या चंद्रमा का और राहु का, या उसका प्रोफेशन कुछ ऐसा बन रहा हो कि वो रेस्टोरेंट के बारे में आपसे पूछ रहा हो, कि आपने उसको बोला कि आप फूड से रिलेटेड काम कर सकते हो, तो जिसका राहु मून होगा उसको आप क्या बोलोगे कि आप रेस्टोरेंट कीजिए, फूड का काम कीजिए। अब वो आपसे बोलेगा कि मैं कौन से फूड का काम करूं, वो भी बता दीजिए मुझे। ये राजस्थानी करना है या इटालियन करना है, चाइनीज करना है, जापानीज करना है, कौन साउथ इंडियन करना है, कौन सा करना है। जिसका राहु है उसके लिए आप बोलोगे कि आप इटालियन कीजिए, वेस्टर्न फूड जो भी होते हैं, चाइनीज होते हैं, जो भी होते हैं उनका काम कीजिए। जिसका, हाँ, जिसका केतु जुड़ा हुआ उसको आप क्या बोलोगे, जैसे साउथ से तो आप ये बोलोगे कि आपका जो ट्रेडिशनल फूड है, इडली सांभर है, डोसा है, उनका कीजिए। कोई मारवाड़ी है तो आप बोलिए कि दाल बाटी चूरमा कीजिए, है ना। तो जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है वो आप कीजिए, क्योंकि केतु क्या है, और वो कीजिए, वो भी छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। केतु माइक्रो लेवल की बात करता है, राहु मैक्रो लेवल की बात करता है, ये कभी मत भूलना आप। राहु हमेशा बड़ा दिखाएगा, केतु हमेशा आपको सूक्ष्मता से वो चीज दिखाता है ना। तो ये डिफरेंस है प्लेनेट्स का। अब मैं आपको एक टेक्निक की बात बता रहा था कि जैसे पहले एक तो ये है कि प्लेनेट, जैसे 9 के 9 ग्रह हमने पढ़े कि ये आपके 10th हाउस में कैसे प्रोफेशन देते हैं। ठीक है। अब एक टेक्निक में बता रहा हूं आपको कि वो चंद्रमा से आप टेक्निक चेक कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर वो बताता हूँ कि जब डिफरेंट हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस के अंदर आ जाए तो आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस के अंदर हो जाए तो क्या होगा, कैसा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां आपका लग्न लॉर्ड बैठता है उस भाव को आप कंट्रोल करते हो, और जो प्लेनेट लग्न में बैठता है वो आपको कंट्रोल करता है। तो अच्छा क्या है, अच्छा ये कि आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, कि आपके प्रोफेशन, आपका जो कर्म है वो आपके द्वारा रूल होगा। ठीक है।
लेकिन और क्या है इसके अंदर, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 10th हाउस में जाना व्यक्ति को अच्छा मान प्रतिष्ठा देता है। एक जिस लेवल पे वो है उस लेवल का उसको स्टेटस, जिसको अपन बोलते हैं लोकमान्य, राजमान्य, ये जो वर्ड होते हैं हिंदी के, कि ऐसे व्यक्ति की इज्जत बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख से वंचित वो करता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 10th हाउस में आना। देख लीजिएगा कौन सा प्लेनेट है। मंगल हुआ तो ऐसा व्यक्ति जिम ट्रेनर हो सकता है। साथ में प्लेनेट आपको देख लेना है और उस हाउस को स्टडी कर लेना है। सेकंड हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ गया तो क्या होगा, आपका प्रोफेशन सेकंड हाउस रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस के अंदर हो, आप फूड से रिलेटेड कोई काम करते हो। ये धनयोग है। सेकंड हाउस लॉर्ड का 10th हाउस में जब भी देखो आप तो ये धनयोग है, क्योंकि उपचय भाव है 10th हाउस। उपचय भाव कौन से हैं, 3, 6, 10 और 11। तो जब भी सेकंड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 3, 6, 10, 11 में जाती है तो अपने आप में धनयोग बनता है ये। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी समय के साथ में ग्रोथ करेगा। ऐसे व्यक्ति का परिवार भी बड़ा होगा, जॉइंट फैमिली हो सकती है। ठीक है। थर्ड हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 10th हाउस में हो जाए तो इसे हम कैसे देखते हैं। थर्ड हाउस क्या है, ट्रेवलिंग। तो हो सकता है कि ये प्रोफेशन के अंदर ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करता हो, या हो सकता है कि मार्केटिंग का ही काम करता हो। थर्ड हाउस रिलेटेड वो काम करेगा। मीडिया के अंदर हो सकता है, जर्नलिस्ट वो हो सकता है, ट्रेवलिंग वो कर सकता है, इवन कमीशन का काम वो व्यक्ति कर सकता है। यदि बुध और थर्ड हाउस मिल गया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कमीशन का रोल देखने को मिलेगा। नेटवर्किंग ऐसा व्यक्ति कर सकता है। थर्ड हाउस क्या है, एफर्ट है। तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ये नहीं थोड़े बहुत एफर्ट, एफर्ट अच्छे खासे लगाने पड़ेंगे आपको। फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस तो क्या है, बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस क्या है, सुख स्थान। तो ऐसे व्यक्ति का स्टेटस बहुत अच्छा होगा, नेम फेम मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जिसका फोर्थ हाउस लॉर्ड 10th के अंदर है, ऐसा व्यक्ति केमिस्ट हो सकता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं या बॉडी केयर की जो मेडिसिन है उनको जानने वाला हो सकता है। जैसे होते हैं ना कि ये सीरम आप लगाइए इससे आपका चेहरा ग्लो करेगा, ये हेयर ऑयल आप यूज कीजिए, ये क्रीम आप यूज कीजिए। जो ये नॉलेज है इन चीजों का, ये फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर हो सकता है। फोर्थ हाउस में वीनस जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, वास्तु का काम कर सकता है, इंटीरियर या वाहनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति काम कर सकता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस, ऐसे व्यक्ति की हो सकता है कि कोई स्किल हो और उससे जुड़ा हुआ वो प्रोफेशन बना ले अपनी स्किल को ही। और मंगल ग्रह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ प्रोफेशन ऐसे व्यक्ति का हो सकता है वो स्पोर्ट्स मैन हो। फिफ्थ हाउस क्या है, आपकी स्किल है, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन भी है। तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम भी उस व्यक्ति का हो सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद में आपका स्टेटस राइज कर जाए, आप अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ पालो, क्योंकि फिफ्थ हाउस प्रथम संतान है आपकी। संतान का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिसका भी पंचमेश दशम भाव में होता है। जब भी सिक्स्थ हाउस लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए तो क्या होता है, सिक्स्थ हाउस क्या है, डिस्प्यूट है, लिटिगेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोर्ट केस भी है। तो ये चीजें आपको अपने प्रोफेशन में देखने को मिल सकती है।
और प्रोफेशन की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन 6th हाउस रिलेटेड हो सकता है, जैसे मेडिकल, जुडिशियल लाइन हो सकता है वो लॉयर हो, फाइनेंस में वो व्यक्ति काम करता हो। तो इन चीजों से जुड़ा भी आपको देखने को मिल सकती है। 7th हाउस लॉर्ड का 10th में जाना ये दिखाता है कि आपका पार्टनर आपके प्रोफेशन को रूल करेगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आफ्टर मैरिज आपका स्टेटस या तो बहुत अच्छा राइज करेगा या आपका डाउनफॉल होगा, डिपेंड ऑन प्लैनेट्स। 8th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस, जैसे आप में से किसी का भी कमेंट आया था कि 8th हाउस लॉर्ड मून वो प्लेस्ड इन 10th हाउस, तो जिसका भी अष्टमेश 10th भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन के अंदर ट्रबल देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तब तक यदि वो व्यक्ति 8th हाउस से जुड़ा हुआ प्रोफेशन नहीं कर रहा है तो 8th हाउस हाई प्रॉब्लम का, रिसर्च का भाव है, ओकल्ट का भाव है। तो जैसे ही आप ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम करोगे, जैसे ही आपको टेक्निकल जॉब में जाओगे, तो आप पाओगे कि आपका जो करियर के अंदर एक स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे आने लग जाएगी। कब होगा? जब आपका प्रोफेशन, आपके जो कर्म है वो 8th हाउस से रिलेटेड रहेंगे। तो जिसका भी 8th हाउस लॉर्ड आप 10th के अंदर देखो तो आप तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को बोल सकते हो कि आपके लिए 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम करना ही अच्छा रहेगा। अब मुझे ये बताइए आप में से कि 8th हाउस के आप कितने सिग्निफिकेंस बता सकते हो? थोड़ा सा फास्ट टाइप कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितने कारक तत्व है एक भाव की पता है। ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं बार बार कि जब भी आपको चार्ट स्टडी करोगे ना तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के टाइम के अंदर ऐसा कोई काम नहीं जो 8th हाउस से रिलेटेड नहीं है। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आज के अंदर कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, ऑलमोस्ट प्रोफेशन 8th हाउस से रिलेटेड कर रहे हो आप। अरे प्रॉब्लम का तो है, मैं तो बोल रहा हूं कौन कौन से प्रोफेशन देख सकते हो आप। ठीक है, प्रॉब्लम है, लॉन्जिविटी है, रिसर्च, ओकल्टिज्म, बिजनेस। बिजनेस लिखा है आपने लेकिन बिजनेस ये नहीं लिखा कौन सा बिजनेस या कौन सा काम। बिजनेस नहीं बोल सकते इसको, बिजनेस के लिए आपको 7th हाउस देखना होता है। हाँ, डॉक्टर के लिए 8th हाउस होता है, सर्जन बनाता है ये, बिल्कुल सर्जन बनाता है। अब देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे, हाँ बिल्कुल माइनिंग होता है। देखो एक सर्जन 8th हाउस से बनता है, एक सीए 8th हाउस से बनता है। जो भी व्यक्ति टैक्सेशन, ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंश्योरेंस, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, टेक्निकल, डेटा एनालिटिक्स, स्टॉक, ये सारे काम जो भी करता है ये 8th हाउस से जुड़े हुए कर रहा है। अब देखिए हमने इसमें एक डिस्कस किया, हाँ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, हमने एक डिस्कस किया इसके अंदर कि टेक्नोलॉजी। अब देखिए मैंने अभी रिसेंटली आपको बोला कि अभी हम जो भी काम करें ऑलमोस्ट सभी 8th हाउस से जुड़े हुए कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे? आजकल आप जो भी काम देखो, कहीं भी चले जाओ, टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। आपके हाथ में जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, जिससे भी देख रहे हो, तो वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। तो विदाउट टेक्नोलॉजी तो कोई प्रोफेशन पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो ऑलमोस्ट जो है 8th हाउस यूज हो रहा है ना। इसके बाद में 9th हाउस लॉर्ड का 10th में जाना अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन के अंदर हमेशा, इसको अपन बोलते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग बनी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का तब तक भाग्य साथ देता है जब तक वो अपनी मोरलिटी, अपने एथिक्स को खोता नहीं है। जिस दिन वो व्यक्ति अपनी मोरलिटी को खो देता है उस दिन से वो व्यक्ति जो है ये बोलता हुआ नजर आएगा कि यार मैं क्या करूं, मेरा भाग्य साथ नहीं देता। आप बोलोगे कि नहीं यार 9th हाउस लॉर्ड प्लेस इन 10th हाउस, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वो बोलेगा आप बोल रहे हो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और मेरा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तब आप उसे क्वेश्चन बोलना कि आपकी प्रीवियस लाइफ के अंदर आपने अब तक जो भी जीवन जिया, जो प्रोफेशन किया, उसके अंदर
मोरलिटी को कैसे देखा है, तब आपको आंसर मिल जाएगा। उसकी बातों से, वो भले झूठ बोले सच बोले, लेकिन आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए उसकी बातों से कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मोरलिटी हो चुका है। 10th हाउस लॉर्ड का 10th में बैठना अपने आप में बहुत अच्छा है, प्रोफेशन के लिए, स्टेटस के लिए, नेम फेम के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस, इस व्यक्ति का कि सपोज करो जॉब के अंदर है, इसका एक प्रमोशन हो गया, फिर थोड़े दिन होंगे, फिर उसको बेचैनी होगी कि यार अभी तो नहीं, अभी तो मैनेजर बना, अभी तो जीएम बनना बाकी है। जीएम जिस दिन बन जाएगा, हायर पोस्ट पे आने का मन करेगा, फिर हायर पोस्ट पे आ जाएगा, फिर बनेगा कि मुझे तो ये बनना है। कहने का मतलब ये है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसको अपने करियर से सेटिस्फेक्शन ले लेना चाहिए। सॉरी। क्योंकि 11th हाउस क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो जहां पर भी आपका 11th हाउस लॉर्ड बैठता है, वहां से आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको सीमित रखिए, कम रखिए। 12th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस, तो ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशनल लॉस होगा, जॉब के अंदर है, तो जैसे 12th हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी तो आप पाओगे कि इस व्यक्ति की नौकरी चली गई, और आप पाओगे कि इस व्यक्ति की नौकरी गई है, उसने दूसरी नौकरी ले ली। आप पाओगे एकदम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर दिया, फॉरेन चला गया। तो जब भी 12th हाउस लॉर्ड 10th में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन जो है अपना 12th हाउस से रिलेटेड करना चाहिए। अब 12th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये होगी डिफरेंट हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस। अब मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा था वो टेक्निक है मून से रिलेटेड, कि जैसे ये तो हो गया 10th से रिलेटेड कि जब 10th भाव में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, उस ग्रह से जुड़ा हुआ प्रोफेशन, वो ग्रह कौन से भाव को रूल कर रहा है उस भाव से रिलेटेड, ठीक है, और कौन सी दृष्टि आ रही है उनसे रिलेटेड, तो इनसे आप देख सकते हो। इफ मून इज इन लिब्रा टुडे, देन फॉर पाइसिस ascendant, हाँ 8th हाउस में हो गया, तो जिसका भी पाइसेस लग्न है, मीन लग्न है, उसके 8th हाउस में ट्रांजिट होगा मून का, तो या तो रिसर्च के बारे में सोचेगा, या 8th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई विचार उसके आएंगे, या तो मूड ऑफ रहेगा, या इनहेरिटेंस के बारे में सोचेगा अगर कोई ऐसा कोई चल रहा है सीन तो। हाँ, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। हाँ जी आस्था जी पूछ लीजिए, फिर वो अपन टेक्निक स्टार्ट करते हैं, या पहले मैं टेक्निक पढ़ा दूं उसके बाद में डिस्कस कर ले, ताकि एक फ्लो के अंदर क्लास अच्छे से हो जाए। जी अच्छा, इनहेरिटेंस का विचार आ रहा था, अच्छी बात है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आस्था जी आपका, कि जब आप किसी को रेमेडीज बताते हो तो उसका असर हम पे होता है कि नहीं होता। देखिए केतु क्या है, आपका इंटेंशन, आपका भाव। तो जब आपका भाव अच्छा है, आपका जो भाव है सामने वाले क्लाइंट का भला करने का, तो आपका बुरा कैसे हो सकता है। आप तो उसके हित के लिए उपाय बता रहे हो कि ये उपाय कीजिए, इससे आपका काम अच्छा हो जाएगा। किसी को आप बता रहे हो कि भगवान शिव की पूजा कीजिए आप, तो आप तो उस व्यक्ति के सत्कर्म ऐड कर रहे हो, उस व्यक्ति को सही मार्ग दिखा रहे हो कि आपके लिए ये अच्छा, ये कीजिए आप। गलत कब होता है, गलत तब होता है जब आप किसी को मिसगाइड करते हो, बिना वजह उसको डराते हो, तब गलत होता है। तो वो चीजें तो कर्म बंधन है। तो ये तो आपको भी पता है कि रेमेडी बताओ या ना बताओ, अगर आप कर्म बंधन ऐसा कर रहे हो, किसी को मिसगाइड कर रहे हो, किसी को डरा रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करके आया है,
ज्योतिष डराने का काम नहीं है, ज्योतिष है दुनिया को मार्गदर्शन का काम है कि ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चयनित किया है कि आप पढ़िए ज्योतिष। कहीं ना कहीं हम सब लोगों के ऊपर भगवान की बहुत असीम कृपा है कि हम ज्योतिष जैसी पराविद्या को पढ़ पा रहे हैं। तो कभी भी लोगों को, जो भी क्लाइंट आपके सामने आए, उसको मिसगाइड मत करो। जितना पॉसिबल हो सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको उसके अकॉर्डिंग, यदि वो पूजा पाठ करने वाला है तो उसको पूजा पाठ की रेमेडी बताइए, यदि पूजा पाठ नहीं करता तो कार्मिक उपाय बताइए। जो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कार्मिक उपाय, क्योंकि हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो रेमेडी अलग अलग लेवल की होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन टेक्निक के बारे में। देखिए, जैसे जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा प्लेस्ड होता है, मून प्लेस्ड होता है, वहां से जो 10th हाउस होगा, जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा प्लेस्ड है, वहां से 10th हाउस ये बताएगा कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। उस घर में बैठा हुआ ग्रह, वहां की राशि और हाउस लोड ये बता देंगे कि आपका प्रोफेशन कैसा है। सिंपल सी टेक्निक है कि जहां पर भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, जैसे आप में से किसी का मुझे बताइए कि लग्न कौन सा है और चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। फिर मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। पहले लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। जहां पर भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, मुझे बताइए कि यहाँ चंद्रमा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। धनु लग्न हो गया, ठीक है। 10th मून है। अब देखिए 10th हाउस में मून है, वी है काउंट हाउस 18 प्लेस्ड। जहां पर आपका चंद्रमा, जैसे 10th हाउस का किसी का मून है, माइनस 9th हाउस, एक मिनट देख लीजिए, जिसका 10th हाउस में मून है वहां से आपको काउंट करना है। जैसे आप हाउस को काउंट करते हो वैसे काउंट करना है। जैसे 10th हाउस में मून है तो 10 से काउंट करना है, 10th 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब आप 10th हाउस काउंट करोगे तो कौन सा आएगा? सप्तम भाव। यानी 10th से 10th कौन सा है? 7th हाउस। तो 7th हाउस में देखिए राशि कौन सी है, धनु है। तो जेमिनाई आ गई, मिथुन राशि आ गई, जिसका भी धनु लग्न का चार्ट है 7th हाउस के अंदर धनु राशि आ गई। अब आ देख लीजिए प्लेनेट कौन सा है। तो 6th हाउस में लियो साइन है, 4 में बता रहे, एक मिनट। हाँ, मरकरी और सन है। तो देखिए मरकरी क्या है और सन क्या है। धनु लग्न के अंदर मरकरी किसको रूल कर रहा है और सन किसको रूल कर रहा है? जी, मिल गया जवाब। मरकरी एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, तो चीज क्लियर हो गई कि आपका प्रोफेशन किससे जुड़ा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का है। शुक्र क्या है? जो भी आप ब्यूटी, कॉस्मेटिक या जो भी मतलब सुंदर दिखने वाली चीजें हैं, उनसे जुड़ा हुआ काम जो है वो सप्तम भाव में जब विनस होता है तो वहां से अपन देख सकते हैं। आपकी मरकरी है तो एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हो, कर रहे हो, अच्छी बात है। मरकरी आर्ट भी है आपकी, तो किसी प्रकार का आर्ट आपके अंदर हो सकती है। ठीक है, और 6th हाउस में अब बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? 6th हाउस में है लियो साइन है, मून इन 9th हाउस। 9th से आप 10th काउंट कीजिए, कौन सा आ रहा है?
5th हाउस बनता है क्या आपका? मून इन 9th हाउस, सॉरी 9th हाउस में है, हाँ, तो 9 से तो फिर 6th बनेगा, 6th हाउस बनेगा, विच हैज लियो साइन। प्लेनेट कौन सा है? 6th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है। लियो साइन है। इन 5th हाउस, हाँ, 6th लॉर्ड इन 5th हाउस, हाउस है। हाँ, तो 5th हाउस क्या है? क्रिएटिविटी है, काउंसलिंग है, और 6th हाउस क्या है? जॉब है। इसको कहीं मंगल देख रहा है कि 6th हाउस को? हाँ, बच्चों से जुड़ा हुआ या एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम आपका हो सकता है, ठीक है। 9th एस्पेक्ट आता है, किस कौन से प्लेनेट का आ रहा है 9th एस्पेक्ट? राधिका जी, मार्स का 9th एस्पेक्ट नहीं होता। 4 7 8, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फाउंडेशन अच्छा रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो हम बात करें उस टेक्निक की जहां आप चंद्रमा से, मार्स टेक्निकल भी है, डिफेंस भी है। तो जहां पर भी आपका चंद्रमा है वहां से जो 10th हाउस बन रहा है, वो हाउस आपके प्रोफेशन का हो सकता है। उस हाउस में जो राशि है वो देखिए, वहां पर कोई प्लेनेट है तो वो देखिए, आपको उस प्रोफेशन का आइडिया हो जाएगा। तो 10th हाउस से देख सकते हो। आज मैंने आपको टेक्निक बता दी कि मून से भी आप ये चेक कर सकते हो। तो इस टेक्निक के अंदर जो बहुत काफी इजी टेक्निक है, यहां अगर किसी का डाउट है तो पूछिए कि चंद्रमा से 4th जो है, सॉरी 10th जो है वो आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और बताऊं प्रोफेशन के अलावा, कि चंद्रमा से 3rd होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस का रीजन बोल सकते हैं, या जो आपको मतलब मानसिक अशांति दे सकता है या थोड़ा सा स्ट्रेस देख सकता है, वो आप चंद्रमा से 3rd हाउस काउंट कर सकते हो। तो जैसे किसी का 5th हाउस में चंद्रमा है, तो 3rd कौन सा हो गया? 7th हाउस। 7th हाउस रिप्रेजेंट योर मैरिज, योर रिलेशनशिप, ये आपकी चिंता का कारण हो सकता है। किसी का 7th में है, तो 7 8 9 हो सकता है फादर, या अपने भाग्य की वजह से, गुरु की वजह से। किसी का 10th के अंदर है, तो 10th 11 12, तो उसका 3rd हाउस हो गया। किसी के 12th हाउस की वजह से उसको स्ट्रेस मिलता हो, या उसकी वजह से उसको कोई ना कोई मानसिक अशांति रहती हो, तो ये 3rd हाउस बता देगा कि आपके स्ट्रेस कहाँ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा से 10th हाउस, इसलिए चंद्र कुंडली जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, चंद्र कुंडली बनाना आता है आपको?
जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा है, वहां से उस कुंडली को एग्जैक्टली रोटेट कर दीजिए, वो आपकी चंद्र कुंडली होगी। मून एस्पेक्ट क्या होता है सर? मून एस्पेक्ट नहीं बता रहा मैं यहाँ पर। मैंने ये बोला कि चंद्रमा जहां पर है, उस हाउस से 10th हाउस काउंट करोगे तो वो आपका प्रोफेशन होगा। मून से थर्ड काउंट करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को बताएगा कि मेंटल पीस कैसे डिस्टर्ब होती है, या आपके स्ट्रेस का कारण बता देगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे जहां पर आपका चंद्रमा फॉर एग्जांपल आपका 10th हाउस में है, तो जब आप 10th से कुंडली को एज इट इज घुमा दोगे, यानी 10th हाउस में जो राशि है वो लग्न बन जाएगा, चंद्रमा लग्न में आ जाएगा, और वो आपकी कुंडली चंद्र कुंडली बन जाएगी। तो चंद्रमा से कुंडली से आप सारी स्थिति देख सकते हो। जैसे अपन लग्न की स्टडी करते हैं, वैसे ही चंद्रमा की स्टडी करते हैं अपन। तो जैसे चंद्रमा को आपको बताया, जैसे हमने रोटेट किया तो चंद्रमा लग्न में आ जाएगा, और लग्न से 10th हाउस जो बन जाएगा वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। इसी प्रकार से आप हर एक हाउस को स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? हाँ बिल्कुल एक्यूरेट होती है चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली क्या है? लग्न कुंडली वो कुंडली है जहां से आप हर एक चीज को स्टडी कर सकते हो। कंफर्मेशन के लिए अलग अलग कुंडलियां होती है। चंद्र कुंडली से आप देख सकते हो, जैसे टेक्निक बताई मैंने आपको कि चंद्रमा से आपको 10th हाउस देखना प्रोफेशन के लिए। तो जरूरी नहीं कि आप चंद्र कुंडली बनाओ और वहां जाके काउंट करो, जहां पे चंद्रमा प्लेस्ड है लग्न कुंडली के अंदर, वहां से देख लीजिए कौन सा आ रहा है। किसी का 3rd हाउस के अंदर चंद्रमा आ रहा है, तो 10th कौन सा बनेगा? 12th हाउस। तो ऐसे व्यक्ति का 12th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन होगा। किसी का 5th हाउस के अंदर चंद्रमा आ रहा है, तो 10th आप कहां देखोगे? 2nd हाउस के अंदर। जब आप काउंट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप ये वेरीफाई कीजिए आज कि जितने भी आपने चार्ट देखे हैं उनकी प्रोफेशन आपको पता है। अब आप ये टेक्निक भी लगाइए कि चंद्रमा से क्या ये चीज वेरीफाई हो रही है, क्या प्रोफेशन मैच हो रहा है क्या। जहां पर भी चंद्रमा है वहां से 10वां घर कौन सा है, उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, कौन सी राशि है, क्या उस राशि का, क्या उस ग्रह से जुड़ा हुआ प्रोफेशन उस व्यक्ति का है क्या। यदि है, इट मीन्स ये जो टेक्निक है ये वर्क कर रही है। अगर नहीं है तो बात करेंगे कि वो क्यों नहीं है ना। लेकिन वर्क करेगा, इसमें कोई गैप नहीं, 100% वर्क करेगा। समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया आज? और ये टेक्निक अच्छी टेक्निक है, कंफर्म कर सकते हो। D10 से जाने से पहले आप लग्न से चेक कर सकते हो। जैसे अपन दशमांश पढ़ेंगे प्रोफेशन के लिए, लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको लग्न कुंडली में बता रहा हूं कि लग्न कुंडली से भी आप पता कर सकते हो। 10th देख लिया, 2nd देख लिया इनकम का सोर्स, कोई जॉब की बात कर रहा है तो 6th को स्टडी कर लिया, और अब चंद्रमा के साथ में देख लिया। तो कितने सारे आपके पास में सोर्सेज हो गए एक प्रोफेशन को चेक करने के लिए। हो सकता है आपको जाना नहीं पड़े D10 तक, वहीं से आप बता दो। लेकिन वो कब बता पाओगे? जब आपको ग्रहों के कारकत्व का, उस हाउस के कारकत्व का, उस राशि के बारे में, उसका साइन लोड कौन सा है उसके बारे में आपको आइडिया होगा, तो वो चीज आप बता पाओगे। अदरवाइज क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा कि मंगल की 9वीं दृष्टि आ रही है ना। वो कंफ्यूजन अपने को नहीं लाना। आराम से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, डाउट आता है तो पूछिए। अभी इन 2 दिनों में थोड़ा सा मैं आपके जो क्वेश्चन आए उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, रीजन बीइंग कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। ठीक है, तो नहीं नहीं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई आएगा। प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी टेक्निक अप्लाई करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना? तो आज की ये टेक्निक आप लोगों की समझ में आई। 10th हाउस को अब तक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन 10th हाउस को लेकर ये जो सेशन रहा आपके लिए कुछ स्पेशल रहा या नहीं रहा, ये मुझे बताइए एक बार आप।
और कुछ आपके डाउट आ रहा है तो वो भी मुझे बता दीजिए कि 10th हाउस को लेकर आपके ये डाउट आ रहा है मन में। क्योंकि देखो मेजर क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। ये 10th हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में हर दूसरा चार्ट प्रोफेशन का आएगा ज्यादा। मैरिज प्रोफेशन, मैरिज प्रोफेशन, क्लियरिटी आई है ना? जी बिल्कुल आएगी। जो मेजर क्वेश्चन है ना कंसल्टेंसी के, वो यही है। हेल्थ थर्ड पे है, मैरिज, प्रोफेशन, हेल्थ। सबसे ज्यादा मैरिज और प्रोफेशन के आएंगे, इसलिए 10th हाउस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? जॉब कब लगेगी? ये 6th हाउस से या 10th हाउस से? देखिए जॉब कब लगेगी, इसके लिए आपको क्या देखना है, इवेंट टाइमिंग, अपन जिसको अपन बोलते हैं कि इवेंट कब होगा, चाहे मैरिज का हो चाहे जॉब का हो। जब आपको देखना हो, जैसे आपने पूछा कि जॉब कब लगेगी, तो आप सबसे पहले देखिए कि 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, वो प्लेनेट पकड़ लीजिए। फिर देखिए 10th हाउस, उसमें कोई प्लेनेट है या नहीं है, अगर है तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर जाइए 2nd हाउस पर, 2nd हाउस में कोई प्लेनेट है या नहीं है। ठीक है तो नोट डाउन कर लीजिए। 3 आ गए आपके पास में। अब आपको क्या करना है, ट्रांजिट भी देखना है, ग्रहों के जो ट्रांजिट हो रहे हैं कि 6th हाउस उस कौन से प्लेनेट से ट्रांजिट के अंदर एक्टिव हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। अब आप दशा के अंदर जाएंगे तो 6th हाउस के अंदर, जैसे सपोज करो कि किसी का मंगल 6ठे भाव के अंदर है, वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 10th हाउस खाली है उसका। 2nd हाउस के अंदर बुध ग्रह बैठा हुआ है या शनि ग्रह बैठा हुआ है। तो आप दशा चेक कर रहे हो, दशा चेक कर रहे हो कि मंगल आ रहा है अगस्त के अंदर 2025 के अंदर एक्टिव हो रहा है 2 महीने के लिए, और साथ ही साथ में उस दशा के दौरान 2nd हाउस आपकी इनकम का है, उसका भी प्रत्यंतर एक्टिव हो रहा है। और आप देख रहे हो कि अब आप 10th हाउस में देख रहे हो कि 4th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है, वो भी दशा के अंदर एक्टिव हो रहा है। ट्रांजिट आपने चेक किया तो वहां पर सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है 6th हाउस के अंदर। तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो कि आपकी जॉब इस समय के दौरान, जो दशा आपने पढ़ी है उस दौरान आपकी जॉब लगेगी। ये कैसे है चीज, जब आपने प्लेनेट स्टडी किए, उनकी दशा देखी, ट्रांजिट देखा, तो कंफर्मेशन आ गई कि हाँ ये हाउस एक्टिव हो रहा है, ये हाउस एक्टिव हो रहा है, तो इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक इसी टेक्निक को आप मैरिज पे लगा सकते हो, सप्तम भाव को स्टडी करके पता कर सकते हो कि मैरिज कब होगी। इसी टेक्निक को आप पंचम भाव पे लगा के पता कर सकते हो कि चाइल्ड बर्थ कब होगा। इसी टेक्निक को आप इसी टेक्निक को आप 3rd हाउस पे, 12th हाउस पे लगा के चेक कर सकते हो कि व्यक्ति का ट्रांसफर कब होगा। 4th हाउस पे लगा के चेक कर सकते हो कि जैसे कई बार क्वेश्चन आएंगे कि मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा हूँ, योग नहीं बन रहा, तो पता कर सकते हो कि हाँ क्या बनेगा। जैसे कई आपसे पूछेंगे कि यार मुझे गाड़ी लानी है, सीन बन नहीं रहा, वाहन योग बताइए, तो आप 4th हाउस से बता सकते हो। किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन कब तक होगा, तो आप देखिए 11th हाउस को, इच्छा पूर्ति कब हो रही है। 10th हाउस को देखिए, 2nd हाउस को देखिए, तो ये बता देंगे आपको कि हाँ ये एक्टिवेशन हो रही है, उस दशा को बता दीजिए कि हाँ इस दशा में होगा। ठीक है ना? तो ये आप चार्ट पे अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब चीजें आएगी, एकदम से नहीं आएगी। आप सोचो कि आज मैंने टेक्निक पढ़ ली और आज मैं सीख जाऊं, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आप चार्ट स्टडी करोगे, जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, डाउट आए तो मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज हमने 10th हाउस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 11th हाउस को स्टडी करेंगे, तो आराम से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।